नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपनी यहाँ पे शाम को MCQ क्लासेस चल रही है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास में मैं आपको बता दूँ, क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को एक बार आप जरूर शेयर और लाइक कर दें सभी दोस्त। और आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है उसमें 2 फैक्ट अपने को यहाँ पे मिलेंगे। फैक्ट नंबर 1 मिलेगा दोस्तों आपको, वो ध्यान रखना है, आसन यानी डिफॉर्मिटी से संबंधित, यानी दो कैटेगरी से अपन क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। डिफॉर्मिटीज यानी विकृति होती है, विकृति से संबंधित। और साथ ही में दोस्तों दूसरा फैक्ट अपने को यहाँ पे मिलेगा, वो यानी लीवर से संबंधित मिलेगा उत्तोलक से। 2 फैक्टों से संबंधित क्वेश्चन अपन ने सेलेक्ट किए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन अपने यहाँ पे रहेंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे सभी दोस्त, शेयर और लाइक कर दे। फिर अपन यहाँ पे क्लास को शुरू करेंगे। सभी अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार क्लास को शेयर कर दे दोस्तों। और दोस्तों, बचे हुए दिनों में इंपॉर्टेंट क्लासेज आपके लिए वरदान साबित होगी। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट क्लासेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रिपीट करते रहे। अब ज़्यादा नया पढ़ने से अच्छा है आप पुरानी को बार बार रिपीट करते रहे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों एक बार। फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सभी को यहाँ पे गुड इवनिंग। तो चले दोस्तों, यहाँ पे क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार, फिर अपन यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, कल भी बताया था मैंने दोस्तों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्कोलियोसिस जिसे अपन पार्श्व कुब्जता कहते हैं, शारीरिक विकृति का संबंध किससे है? स्कोलियोसिस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। स्कोलियोसिस जिसे पार्श्व कुब्जता कहते हैं, पार्श्व यानी साइड में लेटरल है, वो शारीरिक विकृति का संबंध किससे है? दोस्तों, यहाँ पे स्कोलियोसिस 2 प्रकार का होता है, एस शेप और सी शेप, जिसे आजकल यहाँ पे जेड शेप से नाम से जानते हैं। तो 2 प्रकार का अपने से बोल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वर्टिब्री कॉलम से संबंधित होता है। और यहाँ पे स्कोलियोसिस का मापन किससे करते हैं? तो स्कोलियोग्राफ, ध्यान रखना, स्कोलियोग्राफ होता है, उससे इसका मापन करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एक विकृति किसी दूसरी विकृति को उत्पन्न करती है, नोकनी किसके कारण उत्पन्न होती है? यहाँ पे नोकनी है वो किसके कारण उत्पन्न होगी, यानी एक विकृति दूसरी को विकृति को उत्पन्न कर देती है। तो नोकनी किसके कारण उत्पन्न हो रही है? नोकनी का मतलब दोस्तों आपने सोचा होगा, नोकनी का मतलब दोनों पैर आपस में टकराने लगते हैं तो उसे अपन नोकनी कहते हैं। यहाँ पे नोकनी, तो ये किसके कारण आ रही है? प्रश्न नंबर 2 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्लैट फिट, यानी चपटा पाँव है, सपाट पाँव है, उसके कारण आने वाली विकृति रहेगी, वो नोकनी रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। और दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, यहाँ से 2 प्रश्न सीधे से आपको पूछे जाएंगे, 2 ही नहीं, 2 से आपको आज की क्लास में आपको 3 से 4 पूछे जाएंगे, क्योंकि 2 फैक्ट अपने लिए हैं, एक विकृति और दूसरा उत्तोलक। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन लगभग मिल सकते हैं आज की क्लास में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अपन। यहाँ पे नोकनी एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है, आम मुद्रा विकृति जिसे किस योगासन से ठीक कर सकते हैं? नोकनी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पैर टकराते हैं आपस में, दोनों पैर एक दूसरे से टकरा लेते हैं, तो इसको किससे, कौन से आसन के द्वारा यहाँ पे ठीक किया जा सकता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 3 बताना है। प्रश्न नंबर 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, गोमुखासन। गोमुखासन के द्वारा यहाँ पे अपन नोकनी यानी दोनों पैर आपस में टकरा दे घुटने, उनको ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, अपन ने दोपहर में 12:30 बजे क्लास ली थी, यानी महत्वपूर्ण ट्रॉफी से संबंधित। अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, वहाँ से सीधा सीधा आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। तो अब इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, 10 से 12 मिनट की अपन ने क्लास ली थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी विकृति युवा बालिकाओं में होती है? युवा बालिकाओं के बारे में पूछा गया है, कौन सी विकृति यहाँ पे होती है, युवा बालिकाओं में होती है। प्रश्न नंबर 4 में बताना है, निम्न में से कौन सी शारीरिक विकृति युवा बालिकाओं में होती है? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस या फिर एरोसल? प्रश्न नंबर 4 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एरोसल विकृति है, वो यहाँ पे युवा यानी यूथ जो बालिकाएं होती है, गर्ल्स होती है, उसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही में दोस्तों युवा बालिकाओं के अंदर एक विकृति वो भी यानी काइफोसिस है, गोल पीठ है, राउंड बैक है, वो भी देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, मेरुदंड का
पार्श्व कुब्जता झुकाव क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे मेरुदंड है, मेरुदंड का पार्श्व कुब्जता झुकाव क्या कहलाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। पार्श्व कुब्जता झुकाव क्या कहलाता है, प्रश्न नंबर 5 में बताना है। दोस्तों यहाँ पे पार्श्व कुब्जता या फिर लेटरल है, वो इसको किस नाम से जानते हैं, तो वो स्कोलिसिस के नाम से जानते हैं। प्रश्न अपन ने पहला देख लिया था। पार्श्व कुब्जता है मेरुदंड का, लेटरल फ्लेक्शन है वो यहाँ पे स्कोलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से राउंड बैक के नाम से किस विकृति को जाना जाता है। राउंड बैक यानी पीठ, और राउंड यानी गोलाकार पीठ हो जाती है, तो वो किस विकृति में जानते हैं। ये अपनी मान लो गर्दन है, और इसके अंदर यहाँ पे ये गर्दन का सिर है, और ये गर्दन का भाग, ये अपना पीठ वाला भाग होता है, वो गोलाकार हो जाता है, ऐसे राउंड बैक हो जाती है। वो कौन सी रहेगी। और दोस्तों क्लास को शेयर करते रहे सभी दोस्त, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े, दोस्त जुड़े हो, क्लास को शेयर कर दिया करो। प्रश्न नंबर 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन कुबड़ापन यानी इसे अपन काइफोसिस के नाम से जानते हैं, कुबड़पन के नाम से जानते हैं, राउंड बैक भी इसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सी विकृति को हंच बैक कहा जाता है। हंच बैक कह सकते हैं, वो कौन सी विकृति यहाँ पे रहेगी। कौन सी विकृति को हंच बैक कहते हैं। नोकनी, काइफोसिस, बोलेग या लोडोसिस, हंच बैक के नाम से जानते हैं। हंच मतलब दोस्तों यहाँ पे जो एक ही तरह से काम करते हैं, जैसे अपन इसे दर्जी भी होता है, साथ ही में दोस्तों बागवानी में होता है, जो बागवानी में जो माली होता है, उनमें ये आमतौर पर देखने को मिलती है। तो प्रश्न नंबर 7 से आंसर रहेगा दोस्तों काइफोसिस, जिसे अपन राउंड बैक के नाम से जानते हैं, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सी होती है, हंच बैक के नाम से जानते हैं, इसे अपन कुबड़ापन भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी के कौन से भाग में विकृति काइफोसिस हो कहलाती है। यानी काइफोसिस विकृति होती है, वो रीढ़ की हड्डी के कौन से भाग में आती है। अब दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है, ये टोटल अपन ने वर्टिब्रा देखे, रीढ़ की हड्डी होती है, इसके शुरू वाला भाग सर्वाइकल होता है, दूसरा भाग इसमें थोरेसिक होता है, फिर इसके अंदर लंबर होता है, फिर इसके अंदर होता है वो सेक्रल, और लास्ट में इसमें होता है वो कोइक्स। ये इसके भाग होते हैं रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पे काइफोसिस है वो किस भाग में आती है, प्रश्न नंबर 8, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो सर्वाइकल का थोरेसिक भाग होता है, जिसमें 12 वर्टिब्रा पाई जाती है, उसके अंदर आती है। ध्यान रखना है इसमें किस में आएगी, तो थोरेसिक भाग में आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9, लेकिन क्लास को एक बार फिर से आप सभी दोस्त शेयर कर दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, काइफोसिस विकृति का उपचारात्मक आसन कौन सा है। काइफोसिस विकृति हो जाती है पीछे अपने यहाँ पे राउंड बैक वाली विकृति हो जाती है, जिसे अपन हंच बैक भी कहते हैं, पीछे कुबड़ सा निकलता है, इसे उत्तल वक्रता भी कहते हैं। तो इसको अपन यहाँ पे कौन से आसन से अपन ठीक कर सकते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 9 बताना है दोस्तों आपको। प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 से आंसर रहेगा दोस्तों, काइफोसिस की विकृति है उसे अपन भुजंगासन के द्वारा यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। काइफोसिस विकृति को अपन भुजंगासन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, कुबड़ेपन में कौन सा आसन उपयोगी नहीं है। नहीं है पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, कुबड़ेपन जिसे अपन काइफोसिस कहते हैं, और इसमें कौन सा आसन उपयोगी नहीं है। चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन या पश्चिमोत्तानासन। कुबड़ेपन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसमें कौन सा आसन उपयोगी नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 10 के अंदर। दोस्तों ये अपन ने प्रश्न नंबर 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है पश्चिमोत्तानासन है। वो कुबड़ापन या काइफोसिस को ठीक करने, राउंड बैक को ठीक करने या हंच बैक को ठीक करने वाला आसन नहीं है। साथ ही में चक्रासन हो गया, भुजंगासन और धनुरासन, तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस विकृति को होलो बैक कहा जाता है। होलो बैक कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। होलो बैक, होलो यानी क्या होता है, खाली होता है, और बैक यानी जो पीठ होती है उसमें खाली पना जाता है। दोस्तों ये अपनी पीठ है, मान लो ये अपना गर्दन है और ये अपना पीठ वाला भाग है पीछे से, तो ये आगे की तरफ झुक जाता है, पीठ में क्या आ गया, पीछे खालीपन आ गया, तो उसे अपन होलो बैक के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, अस्थि वक्रता। यानी होलो बैक विकृति को अपन किस नाम से जानते हैं, अस्थि वक्रता, या फिर इसे अपन लॉर्डोसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आगे इसके अंदर रीढ़ की हड्डी पेट की तरफ ज़्यादा आगे की तरफ निकल के आ जाती है, तो ये अस्थि वक्रता कहलाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12,
प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है यहाँ पे, लॉर्डोसिस या अस्थि वक्रता में रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग विकृत होता है। कौन सा भाग हड्डी का, रीढ़ की हड्डी है उसका कौन सा भाग यहाँ पे विकृत होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया लॉर्डोसिस जिसे अपन अस्थि वक्रता उसे अपन होलोबैक के नाम से भी जानते हैं, इसे होलोबैक भी कहते हैं। तो ये इसे अपन सैडल बैक भी कहते हैं, सैडल बैक भी कहते हैं, इसे अपन स्वे बैक के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 के अंदर बताना है, रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग इसमें विकृत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 12 और जो साइंस हो रहेगा दोस्तों, इसमें लंबर वाला भाग, लंबर होती है दोस्तों, वो लंबर इसके अंदर आगे की तरफ, रीढ़ की हड्डी की जो लंबर वर्टिब्रा होती है 5, वो आगे की तरफ निकल के आ जाती है। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप क्लास को भी शेयर करते रहिए। तबीयत ख़राब होने के कारण दोस्तों 1-2 दिन के लिए अपन रेस्ट भी कर सकते हैं, और आप भी अपनी तबीयत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रिपरेशन तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है। तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी आप ठीक रह पाएंगे। तो आप अपनी तबीयत का, मौसम यहाँ पे क्लाइमेट है वो चेंजिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तबीयत का ध्यान भी आपको रखना है। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 13 रहेगा, कौन सी विकृति फ्लैट फुट विकृति को प्रभावित करती है। कौन सी विकृति है जो फ्लैट फुट विकृति को प्रभावित करती है, यानी ऐसी कौन सी विकृति है जिसके कारण फ्लैट फुट आ जाती है। फ्लैट फुट मतलब सपाट पैर हो जाते हैं, जो पैर होते हैं वो पैर नीचे से बिल्कुल सपाट हो जाते हैं, यानी यहाँ से बिल्कुल सपाट हो जाते हैं, उसमें आर्क नहीं पाई जाती है। नॉर्मल पैर होता है वो अपन ने देखा है, इस प्रकार नॉर्मल पैर होता है जिसमें आर्क पाई जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लॉर्डोसिस होती है, ध्यान रखना है, जो लॉर्डोसिस विकृति है वो फ्लैट फुट का आधार बन जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, लॉर्डोसिस विकृति को दूर करने के लिए कौन सा आसन अच्छा है। लॉर्डोसिस विकृति जिसमें पेट आगे की तरफ निकल के आ जाता है, जिसे अपन होलो बैक के नाम से जानते हैं, हंच बैक के नाम से जानते हैं, होलो बैक के नाम से जानते हैं, स्वे बैक के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, लॉर्डोसिस विकृति है वो कौन से आसन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, तो वो हलासन के द्वारा अपन इसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 रहेगा यहाँ पे, अस्थि वक्रता के लिए उपचारात्मक गतिविधि कौन सी है। अस्थि वक्रता का मतलब दोस्तों आपको बता दूं, लॉर्डोसिस बोलते हैं अपन, अस्थि वक्रता को लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं। जिसे अपन पेट है वो पेट आगे की तरफ ज़्यादा निकल के आ जाता है, पीठ में पीछे खालीपन आ जाता है, इसलिए इसे अपन होलो बैक के नाम से भी जानते हैं। तो अस्थि वक्रता की उपचारात्मक गतिविधि कौन सी रहेगी, प्रश्न नंबर 15 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों सिटअप्स होती है, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे इसको सही करने के लिए उपचारात्मक गतिविधि हो सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, स्कोलियोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्कोलियोसिस है, उसको अन्य किस नाम से अपन जान सकते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। स्कोलियोसिस को, स्कोलियोसिस में दोस्तों रीढ़ की हड्डी है वो साइड में, किसी भी साइड में एक तरफ झुक जाती है, या तो दोनों तरफ झुक जाती है, ये एक तरफ झुकती है, तो उसे अपन स्कोलियोसिस कहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन पार्श्व कुब्जता के नाम से जानते हैं, यानी लेटरल मेरुदंड का ये लेटरल फ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्री से संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। फ्लैट फुट, नोकनी, बोलेग या स्कोलियोसिस, कौन सी विकृति है जो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित रहेगी। दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है अपनी, उससे संबंधित रहेगी। विकृति 2 प्रकार की होती है, एक बैठने की विकृति और दूसरी खड़े होने की विकृति। ध्यान रखना, बैठने की विकृति किस में लाती है, वो रीढ़ की हड्डी में वक्रता लाती है, और खड़े होने की विकृति वो पैरों में अंदर वक्रता लाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्कोलियोसिस विकृति है वो यहाँ पे किससे संबंधित तो रहेगी, वो रीढ़ की हड्डी से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18 देखे दोस्तों, क्लास को भी शेयर करते रहे आप, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। प्रश्न नंबर 18 देखे थोड़ा सा, प्रश्न नंबर 18 रहेगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विकृति में कंधे में एक तरफ झुकाव आ जाता है। कंधों के अंदर एक तरफ झुकाव आ जाता है, वो कौन सी विकृति यहाँ पे रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 में बताना है दोस्तों।
कंधों में एक तरफ झुकाव आ जाता है, तो वो कौन सी विकृति यहाँ पे होने वाली है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। जो कंधों में एक तरफ झुकाव आ जाता है, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुक जाती है, तो कंधों में झुकाव होता है, वो किसके कारण है, स्कोलियोसिस विकृति के कारण अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा, कौन से खिलाड़ी में पार्श्व कुब्जता विकृति दिखाई देती है। पार्श्व कुब्जता, पार्श्व यानी साइड के अंदर, वो दिखाई देती है। कौन से खिलाड़ी में पार्श्व कुब्जता विकृति दिखाई देती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जेवलिन थ्रोवर होता है, उसमें पार्श्व कुब्जता अपने को देखने को मिलती है। पार्श्व मतलब साइड के अंदर, जिसे अपन स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। और वो क्यों होता है, एक ही अंग का बार बार उपयोग करते हैं, तो वो पार्श्व कुब्जता होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पार्श्व कुब्जता विकृति को सुधारने की गतिविधि कौन सी है। पार्श्व कुब्जता जिसे अपन स्कोलियोसिस कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए कौन सी गतिविधि यहाँ पे अपने को यहाँ पे रहेगी। सिटअप, ब्रॉड जंप, हैंड स्टैंड या टेक जंप। दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक ही विकृति को अनेक तरीके से ठीक किया जा सकता है। आसन से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, तो वो अपन ने देखा भी है। तो पार्श्व कुब्जता को विकृति को ठीक करने के लिए प्रश्न नंबर 20, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना, हैंड स्टैंड, यानी हाथों के बल अगर खड़े होते हैं, सिर जमीन की तरफ, पैर ऊपर होते रहते हैं, तो वो हैंड स्टैंड पोजीशन हो जाती है, उसमें अपन यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी विकृति वंशानुगत रूप से हो सकती है। वंशानुगत रूप से पूछा गया है, यानी हेरिडिटरी रूप से वो जन्मजात हो सकती है, कौन सी विकृति है। रोडोसिस हो गई, स्कोलियोसिस हो गई, फ्लैट फुट हो गई, बोल एग हो गई, कौन सी विकृति है जो वंशानुगत रूप से हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 में, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 में, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे जो वंशानुगत विकृति हो सकती है, वो फ्लैट फुट यानी सपाट पाँव के नाम से जानते हैं, चपटे पैर के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर दोस्तों जो पैर वाला भाग है, उसके अंदर आर्क होती है, वो आर्क गायब हो जाती है। तो ये कौन सी विकृति हो गई दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट फुट वाली हो सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, फ्लैट फुट विकृति के निवारण के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए। फ्लैट फुट की विकृति आ गई, पैरों में चपटापन आ गया, तो उसकी दूर करने के लिए यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज अपने को यहाँ पे करनी चाहिए, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों फ्लैट फुट हो जाती है, फ्लैट फुट के अंदर जो नुकसान सबसे बड़ी बात ये है कि इसके कारण जो दलदली ज़मीन होती है, उसमें सही तरीके से नहीं चल सकते, अच्छे से अपन जंप नहीं लगा सकते, वो इसके कारण होते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर अपने को यहाँ पे रहेगा रोप स्कीपिंग, यानी रस्सी के ऊपर ध्यान रखना है, रस्सी पे जंप लेते हैं अपन, रोप स्कीपिंग करते हैं, जब जंप लेके रस्सी को बार बार निकालते हैं पैरों से नीचे, तो वो अपने को यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट फिट विकृति के लिए कौन सा यौगिक आसन उपचारात्मक है। अगर फ्लैट फिट विकृति आ जाती है, ऊपर ने अपनी एक्सरसाइज देख ली रोप स्कीपिंग, लेकिन फिर भी आसन के रूप में अगर उस किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं, वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। शलभासन, ताड़ासन, वज्रासन या पश्चिमोत्तानासन। फ्लैट फुट विकृति के लिए पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे 23 में। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 23 के अंदर, वो ध्यान रखना है, ताड़ासन करते हैं तो यहाँ पे फ्लैट फिट की जो विकृति है वो यहाँ पे ठीक हो सकती है। ताड़ा मतलब वृक्ष की तरह यहाँ पे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो वो ताड़ासन कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी विकृति फ्लैट फुट से संबंधित है। फ्लैट फुट से संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों बार बार प्रश्न को अल्टरनेट घुमा के पूछा गया है कि कौन सी विकृति किस प्रकार वापस आ रही है, तो कौन सी विकृति फ्लैट फुट से संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 इजीली आपको समझ में आ गया दोस्तों। नोकनी यानी पैर अगर घुटने टच होने लगते हैं, तो कौन सी विकृति आ जाती है, फ्लैट फुट अपने को यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ। तो प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 रहेगा, खनिज लवण की कमी से उत्पन्न होने वाली विकृति कौन सी है। खनिज लवण जिसे अपन मिनरल्स के नाम से जानते हैं, तो मिनरल्स की अगर शरीर में कमी हो जाती है, तो कौन सी विकृति अपने को देखने को मिलती है। फ्लैट फुट, स्कोलियोसिस, नोकनी या फिर राउंड शोल्डर।
दोस्तों मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होते हैं, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया जिसे अपन आयरन कहते हैं, तो ये इसकी कमी होती है तो कौन सी यहाँ पे विकृति आ जाती है? 25 में बताना। और सही आंसर रहेगा नोकनी, यानी आपस के अंदर जो घुटने होते हैं वो यहाँ पे दोनों घुटने आपस में टकराने लगते हैं, किसके कारण? खनिज लवण की कमी के कारण। और नोकनी बीमारी के कारण अपने को पता है फ्लैट फीट की विकृति भी आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, नोकनी विकृति में उपचारात्मक आसन निम्न में से कौन सा है? नोकनी के अंदर बात कर रहे हैं अपन, दोनों अपने में दोनों घुटने यहाँ पे टकराने लग गए हैं, तो उसकी उपचारात्मक कौन सा रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। आसन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हलासन, शलभासन, पद्मासन या फिर भुजंगासन। प्रश्न नंबर 26 में बताना है। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 और नोकनी की विकृति उपचारात्मक आसन में जो होता है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे पद्मासन होता है, यानी पद्मासन विकृति अपन यहाँ पे नोकनी की विकृति को ठीक कर सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों, मेडिकल जिम्नास्टिक के द्वारा कौन सी विकृति को सुधारा जा सकता है? मेडिकल जिम्नास्टिक, इसके द्वारा यहाँ पे कौन सी विकृति को ठीक किया जा सकता है? दोस्तों मेडिकल जिम्नास्टिक है जो गट्समट्स के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की गई थी, तो इसके द्वारा कौन सी यहाँ पे विकृति को ठीक कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 27 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों बोल एग। बोल एग है उसको ठीक कर सकते हैं। बोल एग का मतलब है दोस्तों पैरों के अंदर ध्यान रखना है, ऐसा दोनों पैर होते हैं उनमें काफ़ी गैप हो जाता है, यानी नोकनी के बिल्कुल अपोजिट विकृति है ये। इनमें घुटनों में बहुत जगह गैप हो जाती है, जैसे धनुष की तरह हो जाते हैं ये। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों तंग वस्त्र, यानी टाइट जो वस्त्र होते हैं, टाइट कपड़े होते हैं, उनके कारण मानव में उत्पन्न होने वाली विकृति कौन सी है? तंग वस्त्र की बात कर रहे हैं अपन, टाइट जो कपड़े पहनते हैं उसके कारण कौन सी विकृति आ जाती है? फ्लैट फुट, रोडोसिस, नोकनी या फिर राउंड शोल्डर। टाइट कपड़े पहनने के कारण भी दोस्तों ध्यान रखना है वो क्या आ जाती है? विकृति, शरीर में डिफॉर्मिटीज पैदा हो जाती है 28 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों राउंड शोल्डर, यानी गोलाकार कंधे। कंधे होते हैं वो आगे की तरफ, दोनों कंधे आगे की तरफ यानी झुक जाते हैं, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? राउंड शोल्डर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, राउंड शोल्डर विकृति का उपचार किया जा सकता है। राउंड शोल्डर जिसे अपन गोलाकार कंधे के नाम से जानते हैं, कंधे के ऊपर दोस्तों आपको बता दूं ये अपनी गर्दन होती है, और गर्दन के दोनों तरफ कंधे होते हैं वो चौड़े होने चाहिए, लेकिन ये क्या है दोनों यहाँ से आगे की तरफ झुक जाते हैं ऐसे, तो उसे अपन राउंड शोल्डर के नाम से जानते हैं। तो इसकी विकृति के उपचार के लिए क्या करना चाहिए? 29 बताना अपने को। प्रश्न नंबर 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे धनुरासन। राउंड शोल्डर की विकृति को दूर करने के लिए अपने को धनुरासन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चले दोस्तों क्लास को एक बार सभी दोस्त नए जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे। जितने स्टूडेंट देखते हैं उससे ज़्यादा कम यहाँ पे शेयर की संख्या होती है, तो शेयर और लाइक कर दिया करो दोस्तों आप। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सी आसन विकृति नहीं है? आसन की विकृति नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है, यानी आसन विकृति को मतलब डिफॉर्मिटीज के नाम से जानते हैं अपन, वो कौन सी नहीं है? शरीर के अंदर आने वाली विकृति को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक खड़े होने की, एक बैठने की, उनको अपन डिफॉर्मिटीज कहते हैं, लेकिन इनमें से कौन सी नहीं है? फ्लैट फुट, अरोसल, काइफोसिस और लेगोसिस। प्रश्न नंबर 30 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो लेगोसिस है वो यहाँ पे शारीरिक विकृति नहीं है, न तो वो खड़ी होने की है और ना ही वो बैठने से संबंधित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक किस्म की मेरुदंडीय विकृति है जो पश्चिमगामी या अथवा परवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा अग्रवर्ती वक्र या हास का उदाहरण है? हास अथवा उत्क्रमण है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर टाइट है दोस्तों क्वेश्चंस की। 31 में बताना है पश्चिगामी, पश्चिगामी मतलब पीछे की तरफ यहाँ पे अवतल की वक्रता बन जाती है और मेरुदंड की विकृति है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे काइपोसिस कहते हैं क्योंकि पीछे की तरफ इसमें क्या बन रहा है? पश्चिगामी है, पीछे इसमें कुबड़ बन जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 32,
प्रश्न नंबर 32 रहेगा दोस्तों, वो देखिए एक बार, फ्लैट फिट की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है। फ्लैट फिट यानी पैरों के अंदर क्या आ गई, चपटापन आ गया, ये पैर है और ये पैर यहाँ से चपटा हो गया नीचे से, तो उसकी जांच किसके द्वारा यहाँ पे की जाती है। फ्लैट फिट भी बोलते हैं इसे, फालेन आर्क भी बोलते हैं, पेस प्लेन्स भी बोलते हैं दोस्तों। इसके निक नेम अपने को यहाँ पे याद ज़्यादा से रखना है प्रश्न नंबर 32 में। और साइंस में रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेडोग्राफ के द्वारा इसका मापन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, रीढ़ के पार्श्विक विचलन को किससे मापते हैं। पार्श्व मतलब साइड के अंदर बात कर रहे हैं अपन। पार्श्विक जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, स्कोलियोसिस भी अपन इसे कह सकते हैं। रीढ़ का पार्श्विक विचलन यानी साइड की तरफ झुकाव है, वो इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 33 बताना है। और साइंस में रहेगा दोस्तों, स्कोलियोमीटर या फिर स्कोलियोग्राफ भी आ सकता है, ध्यान रखना। स्कोलियोग्राफ है, इसके द्वारा यहाँ पे रीढ़ की हड्डी की पार्श्व विचलन यानी स्कोलियोसिस विकृति का मापन करते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, कंधे आगे की ओर झुकाव कौन सी विकृति में होते हैं। कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं तो वो कौन सी विकृति होती है। खूब बार अपन ने बार बार इस प्रश्न को अल्टरनेट तरीके से देखा है दोस्तों यहाँ पे, यानी कंधे हैं, कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं तो कौन सी विकृति आ जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राउंड शोल्डर की विकृति, यानी कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं वो राउंड शोल्डर विकृति होती है। कंधे के ऊपर दोस्तों एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है जिसे अपन एक्रोमियन खांच के नाम से जानते हैं, वो गायब हो जाती है जिसके कारण शोल्डर क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। ये भी अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है। स्पाइनोग्राफ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है। दोस्तों मैंने बताया था स्पाइनोग्राफ है या फिर स्कोलियोमीटर है, दो नाम आ सकते हैं, या तो स्पाइनोग्राफ आ जाए या फिर स्कोलियोमीटर भी आ सकता है, दोनों को याद रखना है। और ये किसको मापते हैं, तो यहाँ पे स्कोलियोसिस विकृति, जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का लेटरल फ्लेक्शन होता है, यानी साइड में कोई भी तरफ साइड में झुकाव हो जाता है, तो उसका मापन यहाँ पे स्पाइनोग्राफ या स्कोलियोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सी विकृति गेनुवेल्गम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे निक नेम दिया गया है, गेनुवेल्गम भी बोल सकते हैं या फिर इसे जेनुवेल्गम भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है अपने को यहाँ पे याद रखना है। जेनुवेल्गम वो कौन सी विकृति होती है। प्रश्न नंबर 36 बताना है। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 जेनुवेल्गम है, वो ध्यान रखना है नोक नीक विकृति का उपनाम है, निकनेम है। इसमें क्या होता है, जो दोनों पैर जो टकने हैं घुटने, वो यहाँ पे क्या होते हैं, टच होने लग जाते हैं, तो इसे अपन जेनुवेल्गम या नोकनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, कौन सी विकृति का अन्य नाम पेस केवस है। दोस्तों पेस केवस की बात कर रहे हैं, पेस प्लेन्स नहीं बात कर रहे हैं अपन, पेस केवस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी विकृति है जिसका यहाँ पे अन्य नाम पेस केवस है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे होलो फुट, होलो फुट है, होलो फुट का अन्य नाम पेस केवस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फ्लैट फिट होता है यानी पैर के नीचे बिल्कुल भी चपटा पैर नहीं पाया जाता, उसे अपन फ्लैट फिट कहते हैं। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, इसके अंदर ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पैर के अंदर क्या पाई जाती है, खड्डा पाया जाता है, इसलिए इसे अपन होलो फुट के नाम से जानते हैं या फिर इसे पेस केवस भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, सपाट पैर विकृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। सपाट पैर यानी सपाट पैर का मतलब दोस्तों आप बता दूं, फ्लैट फिट बोल रहे हैं अपन, सपाट पैर हो गया, ये नीचे से बिल्कुल चपटा पैर हो गया, इसे अपन सपाट पैर कहते हैं। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे अपन अन्य नाम सपाट पैर हो गया, फ्लैट फुट हो गया, या फालेन आर्क भी हो गया, इसका नाम फालेन आर्क भी हो गया। और अन्य नाम कौन सा है वो और भी इसका, तो 38 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना, पेस प्लेन, पेस प्लेन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39 देखे दोस्तों। और क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे, जो भी दोस्त स्टूडेंट नहीं जुड़ते हैं क्लास को शेयर कर दिया करो दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखे दोस्तों, किस विकृति में अनुदैर्घ्यकार पैर होता है, अनुदैर्घ्यकार पैर हो जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 39 बताना है।
अनुदैर्घ्य मतलब जो धनुष होती है दोस्तों, धनुष की तरह ऐसे पैर हो जाते हैं, तो वो कौन सी विकृति यहाँ पे होती है? अनुदैर्घ्यकार विकृति। प्रश्न नंबर 39। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन जेनु वेरम के नाम से जानते हैं। इसे अपन बो लेग भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे अपन बो लेग भी कह सकते हैं। इसमें दोनों पैरों के बीच में क्या आ जाता है? काफ़ी गैप आ जाता है दोनों घुटनों के बीच के अंदर। नेक्स्ट और आ गया प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। प्रश्न नंबर 40 देखिए, निम्न में से किस खिलाड़ी में इन्वर्टेड फिट की संरचना देखी जाती है? इन्वर्टेड फिट की बात कर रहे हैं अपन, इन्वर्टेड फिट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। वो कौन से यहाँ पे खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? ये एक विकृति है दोस्तों, पैरों से संबंधित इन्वर्टेड फिट। ये किस में देखी जाती है? प्रश्न नंबर 14 बताना है। चले दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इन्वर्टेड जो फिट की संरचना देखी जाने वाली है वो यहाँ पे रैकेट खेलों में, यानी रैकेट का मतलब जिस जो हाथों के अंदर, ध्यान रखना, हाथों में जो चीज़ पकड़ के, कोई भी उपकरण पकड़ के, जैसे बैट हो गया, रैकेट हो गया, हॉकी होगी, तो हाथों में जो पकड़ के चीज़ खेलते हैं उनमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बीमारी देखते हैं, इन्वर्टेड फिट। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखे दोस्तों आप। प्रश्न नंबर 41 रहेगा, अंग विन्यास रोग किसे छोड़कर अन्य प्रभावित करने वाले कारक है? अंग विन्यास रोग में किसे छोड़कर अन्य प्रभावित करने वाले हैं, वो अपने यहाँ पे बता रहा है। प्रश्न नंबर 41 बता रहा है, अंग विन्यास रोग में किसे छोड़कर अन्य प्रभावित करने वाले कारक है, यानी शारीरिक डिफॉर्मिटीज है, वो किसके कारण आती है, सिर्फ एक को छोड़कर? प्रश्न नंबर 41 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आसीन जीवन शैली, यानी जो अपन जीवन शैली जीते हैं उसको छोड़कर यहाँ पे सभी के कारण क्या है, शरीर के जो अंगों में है वो क्या आ जाती है दोस्तों, यहाँ पे विकृति आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, किस खेल के खिलाड़ी में स्कोलियोसिस की उच्चतम दर देखी जाती है? सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी डाउन है इसलिए छींक भी आती है, तो आप भी अपनी तबीयत का ख्याल रखें और तैयारी कंटिन्यू करते रहे। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों दोबारा से, किस खेल के खिलाड़ी में स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस मतलब रीढ़ में दोनों तरफ या एक तरफ बैंड हो जाता है, तो ये कौन से खेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? 42 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तीरंदाजी। जो आर्चरी का प्लेयर होता है वो एक ही साइड में अपने को बैंड करके रखता है, तो वो इसमें सबसे ज़्यादा स्कोलियोसिस की विकृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, शिशुओं में और बच्चों में खराब अंग विन्यास का प्रमुख कारण कौन सा होता है, यानी अंगों में डिफॉर्मिटी जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? शिशु यानी छोटे बच्चे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अंग विकृति किसके कारण आ जाती है, डिफॉर्मिटीज किसके कारण हो जाती है? प्रश्न नंबर 43 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 43 में वो रहेगा, यहाँ पे सब बच्चे की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुपोषण के कारण आती है, यानी उचित उसको संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और फिर उसके अंदर जो विकृति है, आसन है उसका शरीर का, वो यहाँ पे बिगड़ जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, किस विकृति में पैर बाहर की ओर मुड़ जाते हैं? पैर है वो बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। मान लो ये अपने पैर है और ये पैर ऐसे दोनों तरफ यहाँ पे मुड़ जाते हैं बाहर की तरफ, तो वो कौन सी विकृति है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 44 बताना है। प्रश्न नंबर 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, दोनों तरफ पैर बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं तो वो बोले, या फिर इसे अपन जेनु वेरम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, काइफोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? काइफोसिस का बात कर रहे हैं अपन, तो काइफोसिस का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 बताना है, काइफोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों काइफोसिस क्या होता है मैं आपको बता दूं। काइफोसिस में जो पीठ है, पीठ पीछे की तरफ से गोलाकार निकल जाती है, गर्दन के पीछे वाली, यानी थोड़ी सी भाग है वो यहाँ पे निकल के आ जाता है बाहर की तरफ। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, सही रहोगे, यानी टीबी के कारण भी ध्यान रखना है, तो वो काइफोसिस की विकृति हो जाती है।
दोस्तों नए स्टूडेंट जुड़े वो सभी एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक कर दे दोस्तों एक बार सभी अपने अपने ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यहाँ पे भला हो जाए। तो शेयर कर दिया करो। और क्लास में दोस्तों आप अपने भी साथी हैं उनको यहाँ पे जुड़ने के लिए आप बोला करो शाम को 8 बजे के लिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खोखली पीठ किस विकृति को कहा जाता है? खोखली पीठ मतलब पीछे की तरफ क्या हो गया, होलो बैक हो गया, तो वो कौन सी विकृति कहलाएगी? 46 में बताना आपने को यहाँ पे। में बताना दोस्तों, खोखली पीठ किस विकृति को कहा जाता है? चलिए दोस्तों यहाँ पे खोखली पीठ किस विकृति को कहा जाता है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है लॉर्डोसिस विकृति होती है, जिसमें पेट है वो पेट आगे की तरफ निकल के आ जाता है, तो पीठ का जो हिस्सा होता है पीछे वो क्या है, खोखला हो जाता है, आगे की तरफ यहाँ पे झुक जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 47, निम्न में से किस खेल के खिलाड़ी में स्कोलियोसिस विकृति देखने को मिलती है? इससे पहले भी अपन ने देखा था दोस्तों, स्कोलियोसिस विकृति है वो तीरंदाजी से यानी आर्चरी से संबंधित देखने को मिलती है, लेकिन इस अब जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें किस में मिलेगी वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। ऐसा नहीं है दोस्तों एक विकृति एक ही खिलाड़ी में, एक ही गेम के खिलाड़ी में आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है, अनेक गेम के खिलाड़ियों में भी विकृति आ सकती है। जैसे अपन ने आर्चरी तीरंदाजी के खिलाड़ी था उसमें भी ये विकृति आ गई थी, अब इनमें से किस में आएगी? प्रश्न नंबर 47 में तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित खिलाड़ियों में भी स्कोलियोसिस की विकृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विकृति रिकेट्स से संबंधित है, रिकेट्स के कारण होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो रिकेट्स के कारण यहाँ पे कौन सी विकृति हो जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 48 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 में वो ध्यान रखना है पीजन चेस्ट, पीजन चेस्ट है वो यहाँ पे रिकेट्स के कारण आ जाती है, विटामिन डी की कमी से होती है। पीजन चेस्ट क्या होता है दोस्तों, तो कबूतर की तरह ध्यान रखना है, कबूतर की तरह सीना ये से पेना नुकीला आगे की तरफ सीना निकल के आ जाता है, चेस्ट यानी छाती है वो निकुली आगे निकल के आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, आसन विरूपता का कारण होता है दोस्तों, आसन, आसन यानी अपना शारीरिक आसन की बात कर रहे हैं, उसकी यहाँ पे आसन विरूपता यानी डिफॉर्मिटीज है, शरीर में दिक्कत हो जाती है, वो का कारण क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। शरीर में कोई भी विकृति आ जाती है उसे अपन आसन विरूपता कहते हैं, तो इसका कारण क्या है प्रश्न नंबर 49 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी शरीर के अंदर विकृति किसी भी प्रकार से आ सकती है, दुर्घटना के कारण भी अंग में होती है, रोगों के कारण भी आ सकती है और आनुवांशिक या जन्मजाति भी हो सकती है, जैसे फ्लैट फिट होता है वो जन्मजाति होता है ज़्यादातर, तो ये सभी विकृति आसन विरूपता के कारण आती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, रीढ़ की हड्डी के लंबर वर्टिब्रा के आगे की ओर खिसकने से कौन सी विकृति आ जाती है? लंबर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, शुरू में कौन सा है, सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, सर्वाइकल थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सेक्रल और फिर कोई एक साथ है, तो तीसरा भाग यहाँ पे लंबर है, उसके कारण यहाँ पे कौन सी विकृति आ जाती है? प्रश्न नंबर 50 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो विकृति आती है उसे अपन लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं या फिर इसे अपन अस्थि वक्रता भी कहते हैं, वो यहाँ पे लंबर भाग में आने वाली वर्टिब्रा के कारण होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 बताना है दोस्तों आपको, निम्न में से कूल्हे के एक तरफ के झुकाव के कारण कौन सी विकृति उत्पन्न होती है? यानी कूल्हा मतलब हिप्स है, हिप्स की एक तरफ साइड में फ्लेक्शन हो जाता है कोई भी साइड में, तो उसके कारण कौन सी विकृति अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है? 51 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 51 में उसे अपन स्कोलियोसिस की विकृति कहते हैं, चाहे कूल्हा हो चाहे रीढ़ की हड्डी हो, एक साइड में झुकती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, इनमें से
कौन सी विकृति रीढ़ की अस्थि से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछी गई है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित। मैंने बताया था दोस्तों दो प्रकार की विकृति होती है, एक खड़े होने की विकृति और दूसरी बैठने की विकृति। जो खड़ी होने की है वो पैरों में वक्रता लाती है और जो बैठने की है वो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में विकृति लाती है। तो यहाँ पे कौन सी विकृति है जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित है? नहीं है। प्रश्न नंबर 52 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों होलो फुट है। होलो फुट यानी पैरों से संबंधित विकृति है जो पैरों में ज़्यादातर खड्डा बन जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 53, इनमें से बो लेग को कहा जाता है। बो लेग की बात कर रहे हैं अपन। बो लेग का मतलब पैरों के अंदर दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ गया, ज़्यादातर उसमें गैप आ जाता है दोनों घुटनों के बीच में, तो वो उसे अपन बो लेग के नाम से जानते हैं। तो बो लेग का अन्य नाम यहाँ पे क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 53 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इसे अपन गेनुवेरम या जेनुवेरम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखे, राउंड शोल्डर विकृति का कारण क्या है? दोस्तों राउंड शोल्डर यानी जो दोनों कंधे हैं वो दोनों कंधे क्या हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक के आ गई। तो उसी गोलाकार कंधों का कारण क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो गोलाकार कंधे हुए इसका कारण क्या है 54 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अनुचित शरीर स्थिति, यानी शरीर की जो पोजीशन है वो अनुचित है, उसके कारण राउंड शोल्डर आ जाता है, विकृति आ जाती है। वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। अनुचित स्थिति का मतलब शरीर सही तरीके से अपन उसको नहीं रखते हैं। तो नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 रहेगा, किसी व्यक्ति की पैर की मांसपेशियों के अत्यधिक फैलाव के कारण कौन सी विकृति आ जाती है? पैर की मांसपेशियाँ वो अत्यधिक फैल जाती है, ये अपना पैर हो गया, और पैर की जो मांसपेशियाँ है वो अत्यधिक यानी जो इसके टिश्यू है उत्तक है वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो क्या उसके कारण कौन सी विकृति अपने को देखने को मिलती है? 55 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 55 में वो रहेगा सपाट पाद यानी फ्लैट फुट की विकृति उसमें आ जाती है, यानी पैर के नीचे जो गड्ढा होता है वो गायब हो जाता है, फ्लैट फुट उसमें आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 56, एक व्यक्ति का अंग विन्यास प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। अंग विन्यास मतलब शरीर में कोई भी कमी हो जाती है तो उसे अपन अंग विन्यास कहते हैं। वो किसके कारण प्रभावित होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जीवन शैली से, पारिवारिक वातावरण से, गलत शारीरिक गति या पोषण का स्तर। एक व्यक्ति का अंग विन्यास है यानी उसका पूरा शरीर का स्ट्रक्चर है वो किसके कारण प्रभावित होता है 56 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गलत शारीरिक स्थिति या गलत शारीरिक गति है उसके कारण उसका अंग विन्यास यहाँ पे प्रभावित होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 57, एक व्यक्ति का अच्छा अंग विन्यास उसके किस शारीरिक कारक से जुड़ा होता है, यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसकी जो अंग विन्यास है वो अच्छा है वो किसके कारण हो रहा है अच्छा वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 57 बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों शक्ति और लचीलापन, यानी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उसका शरीर में जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ढांचा है वो बिल्कुल ठीक रहता है, अच्छा रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58 देखें दोस्तों। निम्न में से मानवबीती विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे मानवबीती की बात कर रहे हैं अपन। निम्न में से मानवबीती विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है वो किसे जाना जाता है प्रश्न नंबर 58 में अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 और सही आंसर रहेगा दोस्तों JEL कार्टर है उसको यहाँ पे मानवबीती विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे JEL कार्टर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखें दोस्तों। शारीरिक क्रियाओं में गलत शरीर स्थिति का प्रभाव किस रूप में होता है, यानी शारीरिक क्रियाएं हैं उसमें गलत शरीर की स्थिति रहती है तो वो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है वो अपने यहाँ पे बताना है। कौशल में गति, शारीरिक विकृति, अंगों का विकास या मानसिक दुर्बलता। शरीर की क्रियाएं हैं उसको अगर गलत शरीर की स्थिति है तो कौन सा प्रभाव अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा 59 में बताना है अपने को। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 59 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा शारीरिक विकृति। शारीरिक क्रियाओं में अगर गलत शरीर का इस्तेमाल होता है तो उससे अपने को क्या आ जाती है
शरीर की शारीरिक विकृति है वो गलत हो जाती है, उसमें कोई सी भी विकृति हो सकती है, चाहे काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलिसिस, बोलेग, नोकनी या फ्लैट फिट, कोई भी विकृति अपने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों, यहाँ पे लॉर्डोसिस विकृति पाई जाती है। जो लॉर्डोसिस विकृति है वो किस में पाई जाती है? लॉर्डोसिस में क्या होता है दोस्तों, पेट है, पेट आगे की तरफ ज़्यादा निकल के आ जाता है, रीढ़ की हड्डी है वो आगे की तरफ झुक जाती है, जिसे अपन होलो बैक भी कहते हैं। ये किस में पाई जाती है? 60 बताना है। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 60। और बालक, खिलाड़ी, महिला, सभी आयु वर्ग में ये विकृति यहाँ पे हो सकती है, गलत आसन के कारण हो सकती है, अपने को यहाँ पे फैक्ट अपने को याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61। काइफोसिस की जटिल स्थिति किस अंग पर दबाव डालते हैं? काइफोसिस हो जाता है, काइफोसिस मतलब पीछे की तरफ क्या हो गया, कुबड़ निकल के आ गया, तो ये जटिल स्थिति कौन से अंग पर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पीठ पर, फेफड़ों पर, पैरों पर या अस्थियों पर? 61 बताना दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, काइफोसिस हो जाता है तो वो लंग्स यानी फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, पैरों की विकृति कल्ब फुट देखी जाती है। कल्ब फुट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किस में देखी जा सकती है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। फ्लैट फुट हो गया या फिर होलो फुट हो गया, लेकिन यहाँ पे विकृति आ रही है वो कल्ब फुट की आ रही है, ये किस में अपने को देखने को मिलती है? प्रश्न नंबर 62 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जन्म के समय है, ध्यान रखना, जन्म के समय ये जो विकृति पैरों में देखने को मिल सकती है वो क्लब फुट देखी जा सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से बोलेग विकृति का कारण क्या है? बोलेग का विकृति का है उसका कारण क्या होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बोलेग मतलब दोनों पैरों में गैप हो जाता है, वो बोलेग होता है दोनों घुटनों में, इसका कारण क्या है? 63 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, मोटापा यानी ओबेसिटी हो जाती है, उसके कारण दोनों पैरों में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, जिसे अपन बोलेग या जेनुवेरम के नाम से भी अपन उसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 64, शरीर अभिन्यास मूल्यांकन के लिए कौन सी शारीरिक स्थिति अधिकतर प्रयोग की जाती है? यानी शरीर की अभिन्यास का मतलब उसकी सही स्थिति को जानने के लिए, उसमें कोई दिक्कत है या नहीं, उसके मूल्यांकन के लिए कौन सी शारीरिक स्थिति अधिकतम प्रयोग की जाती है, वो अपने को बताना है। 64 में बताना है, यानी शरीर के आसन है उसमें कोई दिक्कत है या नहीं, कोई भी किसी भी अंग में, उसकी विकृति के लिए शरीर की कौन सी स्थिति की जाँच करते हैं, तो वो खड़े होने की, रहने की अवस्था की जांच करके उसका पता अपन लगाते हैं। तो दोस्तों ये अपने 64 क्वेश्चन किसके थे, आसन या विकृति से संबंधित थे। अब अपन जो सेकंड पार्ट मैंने बताया था शुरू में, वो देखेंगे अपन उत्तोलक से संबंधित 30 क्वेश्चन अपन यहाँ पे उत्तोलक से संबंधित देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लगभग 1 से 2% अपने को 64 क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चले दोस्तों क्लास को फिर से एक बार शेयर कर दीजिए। अब जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे उत्तोलक यानी लीवर से इंपॉर्टेंट संबंधित क्वेश्चन अपने यहाँ पे देखेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। 64 क्वेश्चन अपन ने देख लिए, अब अपन यहाँ पे 30 क्वेश्चन उत्तोलक से संबंधित देखेंगे, वहाँ भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक से संबंधित क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं। उत्तोलक से संबंधित पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक प्रथम श्रेणी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ निम्न में से किस रूप में होता है? प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है वो अपने को यांत्रिक यानी मैकेनिकल जो बेनिफिट है वो कौन सा देता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वैसे देखें तो दोस्तों प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है वो संतुलन प्रदान करता है मोस्ट तौर पर, लेकिन यहाँ पे गति और शक्ति भी अपने को प्रदान करता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे प्रथम श्रेणी के अपने को यहाँ पे उत्तोलक के क्या है यांत्रिक लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, शरीर की लंबी हड्डियों का कार्य क्या है? शरीर के अंदर जो लंबी हड्डियाँ लॉन्ग बोन होती है उसका कार्य क्या होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 2 के अंदर। ताकत, सुरक्षा या लीवर का कार्य या फिर मांसपेशियों को धरातल? दोस्तों शरीर के अंदर जो लंबी हड्डियाँ होती हैं वो क्या करती है, लीवर का कार्य करती हैं, एक सख्त डंडे का कार्य करती है, छड़ का कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा उत्तोलक का भाग नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों अपने
कौन सा उत्तोलक का भाग नहीं है। दोस्तों उत्तोलक का मतलब क्या है, एक कोई भी सख्त छड़ होती है वो उत्तोलक कहलाती है। जैसे शरीर के अंदर जो हड्डी है वो उत्तोलक कहलाई। इसके 3 भाग होते हैं, एक इसके अंदर एक्स लगा हुआ होता है, एक इसके अंदर बल होता है और एक इसके अंदर भार का काम करता है। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण है वो उत्तोलक का यहाँ पे भाग नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों, निम्न में से किस खेल में उत्तोलक का एक्स परिवर्तित होता है। उत्तोलक के अंदर जो एक्स होता है 3 भाग मैंने बताए थे, यानी बल, भार और एक्स। तो एक्स परिवर्तित होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रिकेट में बैट में, गोल्फ में क्लब या स्केट में रैकेट या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो खेल है, खेल सभी के अंदर ध्यान रखना है, एक्स यहाँ पे डाइवर्ट या चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, शरीर में स्थित अटलांटोपस्य कपाल संधि किस प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है। अटलांटोपस्य कपाल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात है, अटलांटोपस्य कपाल है, संधि है, संधि मतलब जोड़ है, वो किस उत्तोलक का उदाहरण है। अटलांटो यानी खोपड़ी के अंदर पाई जाती है दोस्तों, ये अटलांटोपस्य कपाल है, वो खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली जॉइंट संधि है। तो ये कौन सी प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक यानी फर्स्ट क्लास लीवर है, उसके अंदर यहाँ पे अटलांटोपस्य कपाल है, वो यहाँ पे जॉइंट संधि पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, शरीर को पैर के अंगूठे पर उठाना किस श्रेणी का उत्तोलक है। दोस्तों शरीर है उसको पैर के अंगूठे पर उठाते हैं। मान लो ये अपना पूरा शरीर हो गया, ये अपने पैर हो गए, दोनों पैर हो गए, और उनको अपन पैरों के अंगूठे पर उठा लेते हैं, टिप टोज पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं इन पर, तो वो अपने यहाँ पे कौन सा उत्तोलक कहलाएगा। प्रश्न नंबर 6 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन सेकंड क्लास लीवर द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर मानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, किस श्रेणी के उत्तोलक में बल और एक्स एक तरफ होते हैं तथा प्रयुक्त बल एक्स के निकट होता है। इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझिए, कौन सा उत्तोलक है जिसके अंदर बल और एक्स यानी फोर्स और एक्स ध्यान रखना है वो एक तरफ होते हैं, और इस साइड क्या हो गया तो वो अपने यहाँ पे फोर्स हो गया, प्रतिरोध हो गया, तो वो कौन से श्रेणी के उत्तोलक में होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, दोबारा से प्रश्न नंबर 7 देखिए, किस श्रेणी के उत्तोलक में बल की बात कर रहे हैं, बल यानी फोर्स यानी एक्स नहीं है इसके अंदर दोस्तों, बल और एक्स एक तरफ होते हैं तथा प्रयुक्त बल एक्स के निकट होता है, यानी प्रयुक्त बल है वो एक्स के निकट होता है, वो इससे इस प्रकार का डायग्राम नहीं बनेगा इसमें। तो यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर के अंदर ये होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रथम श्रेणी उत्तोलक को सामान्यतः माना जाता है, यानी प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसे अपन सामान्यतः किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था कि सामान्यतः प्रथम श्रेणी उत्तोलक है वो संतुलन प्रदान करता है, तो यहाँ पे ये संतुलन लीवर के नाम से जाना जाता है, बैलेंस लीवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा स्थिर बिंदु है जिस पर उत्तोलक की गति होती है, यानी कौन सा स्थिर बिंदु है जिस पर उत्तोलक की गति होती है। दोस्तों ये अपना कोई पत्थर है, इसको अपने उठाना है, तो ये अपनी यहाँ पे राड होती है, कोई लकड़ी होती है, कोई होती है, और यहाँ पे अपन छोटा सा क्या लगा लेते हैं, इसके नीचे कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगा के फिर इसको अपन यहाँ से दबाते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं, तो क्या ये पत्थर उठ जाता है। तो यहाँ पे स्थिर बिंदु कौन सा हो गया वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 9 में। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्थिर बिंदु है जिसके ऊपर ये रख के हटाया जा रहा है तो वो एक्स की श्रेणी में आएगा, फल क्रम की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, उत्तोलक में मांसपेशियों का कार्य क्या होता है। दोस्तों जो मसल्स है उसका कार्य क्या होता है, इससे पहले अपन ने देखा हड्डियाँ उत्तोलक में क्या करती है, तो वो क्या करती है, लीवर का कार्य करती है। ध्यान रखना, हड्डियाँ है वो लीवर यानी सख्त छड़ का कार्य करें, लेकिन अब जो मांसपेशी है वो क्या कार्य करेगी। प्रश्न नंबर 10 में
तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बल निर्माण का कार्य करेगी, यानी फोर्स डेवलपमेंट करने का कार्य करेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, उत्तोलक में गति कहाँ पर होती है? दोस्तों उत्तोलक है, उत्तोलक में गति कहाँ पर होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। अस्थि पर, मांसपेशियों पर, जोड़ों पर या फिर सतह पर? गति की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यानी मूवमेंट कहाँ होता है प्रश्न नंबर 11 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स पर यहाँ पे मूवमेंट होता है, क्योंकि जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक में किसी भी वस्तु को उठाते हैं तो यहाँ पे एक्स लगाते हैं, एक्स शरीर में क्या करते हैं, जोड़ का कार्य वो एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स का कार्य शरीर में क्या है, जोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जोड़ पे मूवमेंट होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, किस श्रेणी के उत्तोलक में एक्स के एक तरफ बल तथा दूसरी तरफ भार होता है? एक्स के एक तरफ बल होगा, दूसरी तरफ यहाँ पे भार होगा, यानी ये अपना उत्तोलक हो गया। इसमें एक्स के एक तरफ तो क्या है, बल है, और दूसरी तरफ भार है, तो यहाँ पे एक्स बीच में हो गया। तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक होगा प्रश्न नंबर 12 बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ये पे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत ये डायग्राम आएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से बल उत्तोलक किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे बल उत्तोलक है वो किसे कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी वो अपने को संतुलन उत्तोलक के नाम से जाना जाता है। प्रथम श्रेणी जो उत्तोलक है वो यहाँ पे संतुलन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है उसे अपन बल उत्तोलक के नाम से, और तृतीय श्रेणी है उसे अपन गति के साथ फैलाव के उत्तोलक के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा सेकंड क्लास लीवर यहाँ पे बल उत्तोलक कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन से उत्तोलक में गति का यांत्रिक लाभ मिलता है? मैंने बताया था दोस्तों 3 उत्तोलक है, तीनों का अलग अलग नाम है। प्रश्न नंबर 14 में प्रथम श्रेणी उत्तोलक अपने को संतुलन देता है, द्वितीय श्रेणी अपने को बल प्रदान करता है, और तृतीय श्रेणी उत्तोलक है वो गति के साथ फैलाव के कार्य करता है। तो यहाँ पे गति का यांत्रिक लाभ देने वाला कौन सा उत्तोलक रहेगा? इजी समझ में आ गया दोस्तों आपको डेफिनेशन। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर है, शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खेलों में सबसे ज़्यादा काम करता है, तो वो थर्ड क्लास लीवर गति लीवर कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा, निम्न में से कौन से उत्तोलक में भार यानी प्रतिरोध है, भार या प्रतिरोध एक्स तथा बल के बीच में होता है? ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कौन सा उत्तोलक है जिसके अंदर क्या है, जो भार या प्रतिरोध है वो एक्स तथा बल, जी ये प्रतिरोध हो गया मान लो, और ये इसका क्या हो गया, बल हो गया, और ये इसका एक्स हो गया। तो ये जो किसके बीच में पाया जाता है, दोनों के बीच में, तो ये कौन सा उत्तोलक होगा? प्रश्न नंबर 15 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड क्लास लीवर, यानी द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर जो प्रतिरोध या भार है वो किस में पाया जाता है, एक्स और बल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर की अधिकांश गतियाँ कौन से श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण होती है? मैंने बताया था दोस्तों शरीर के अंदर सबसे जो पाया जाने वाला उत्तोलक कौन सा है, साथ ही में खेलों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उत्तोलक कौन सा है? तो मानव शरीर की अधिकांश गतियाँ है वो कौन सी श्रेणी के उत्तोलक के कारण होती है? 16 बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर के कारण मानव शरीर में सबसे ज़्यादा गतियाँ होती है, खेलों में सबसे ज़्यादा काम आता है, और शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उत्तोलक होता है। सबसे कम शरीर में सेकंड श्रेणी लीवर पाया जाता है, और सबसे अधिक थर्ड क्लास लीवर पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, उत्तोलक के किस प्रकार में भार और फलक्रम के बीच में बल होता है? फलक्रम का मतलब दोस्तों यहाँ पे एक्स से लगाया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी कौन सा उत्तोलक है जिसके अंदर भार और फलक्रम के बीच में बल पाया जाता है। बल क्या है, बीच में पाया जा रहा है, ये बल का सिग्नल हो गया एरो। अब एक तरफ है एक्स का एरो और एक तरफ है वो भार का एरो, ऐसा डायग्राम भार का होता है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, फोर्स है, तो ये किसके अंदर पाया जा रहा है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो थर्ड क्लास लीवर है उसके अंदर यहाँ पे बीच के अंदर क्या पाया जाता है, बल पाया जाता है। ये अपने का फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में जंप के लिए टेक ऑफ किस श्रेणी का उत्तोलक है? ध्यान रखना है, टेक ऑफ लेते हैं, जंप के लिए अपन उछाल लेते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो गया वो अपने यहाँ पे बताना है।
प्रश्न नंबर 18 में बताना है। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड क्लास लीवर, क्योंकि अपन यहाँ पे पैरों के जो पंजे होते हैं, पैरों के पंजों पर अपन क्या कर रहे हैं, शरीर को लेके उछाल रहे हैं, तो वो सेकंड क्लास लीवर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, निम्न में से सीधा पुशअप कौन से उत्तोलक का उदाहरण है, यानी सीधा पुशअप लगाते हैं तो वो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, वो अपने घर पे बताना है। पुशअप्स लगाते हैं दोस्तों, ये अपनी गर्दन हो गई, ये अपना शरीर हो गया, ये अपने दोनों पैर हो गए जमीन की तरफ, और ये अपने वाले हाथ हो गए, दोनों तरफ हाथ लगाते हैं और फिर अपन पुशअप्स लगाते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा सेकंड क्लास लीवर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, वी सिटअप किस उत्तोलक का उदाहरण है। वी सिटअप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 20 बताना है दोस्तों, वी सिटअप्स किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, क्योंकि वी सिटअप्स के लिए अपन कोई भी मान लो लकड़ी है, लकड़ी के अपन दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर अपनी ये गर्दन हो गई और ये अपने हाथ वाली पोर्शन है, तो और अपना पूरा शरीर ये हो गया, इसको अपन ये क्या करते हैं ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो ये वी सिटअप्स कहलाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, किसी भारी बाधा विस्थापन के लिए कौन सा उत्तोलक उपयोगी है। भारी बाधा के हटाने के लिए, यानी कोई भी भारी वस्तु है उसको हटाने के लिए यहाँ पे कौन सी श्रेणी का उत्तोलक अपन उसमें यूज करते हैं, प्रश्न नंबर 21 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दूसरे पे सेकंड क्लास लीवर, सेकंड श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का अपन उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 रहेगा, बाइसेप्स मांसपेशी का संकुचन होना किस उत्तोलक का उदाहरण है। बाइसेप्स की बात करें अब दोस्तों, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दो प्रकार की मांसपेशी होती है, यानी ये अपना अपर आर्म होता है, इसमें जो सामने की तरफ होती है वो बाइसेप्स और पीछे की होती है वो ट्राइसेप्स, तो ये किस प्रकार की श्रेणी का उत्तोलक रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर। जो बाइसेप्स होता है उसमें थर्ड क्लास लीवर यूज होता है और जो ट्राइसेप्स होता है उसमें फर्स्ट क्लास लीवर यूज होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में प्राप्त हो सकती है। यांत्रिक ऊर्जा, पहला क्वेश्चन भी ये था, रिपीट हो गया है दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी का। प्रश्न नंबर 23, तो यांत्रिक रूप से अपन यहाँ पे संतुलन सबसे इंपॉर्टेंट देता है, लेकिन गति और शक्ति भी प्रदान करता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, आप पहले भी पूछा गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए, कौन सा उत्तोलक खेल गतिविधियों में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मैंने बताया था शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है और खेलों में भी सबसे ज़्यादा वही उत्तोलक कार्य करता है, तो कौन सा रहेगा 24 में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे खेलों में सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास लीवर और शरीर के अंदर भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लीवर कौन सा है, वो शरीर में थर्ड क्लास लीवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सेकंड श्रेणी लीवर सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, रैकेट स्पोर्ट्स में कौन से उत्तोलक की उपयोगिता होती है। रैकेट स्पोर्ट्स का मतलब है हाथ में कोई भी उपकरण लेके, जैसे क्रिकेट का बैट हो गया, रैकेट हो गया, हॉकी स्टिक हो गई, या कोई भी चीज़ लेके हाथों में लेकर जो खेलते हैं, तो फिर उसमें कौन सा उत्तोलक यहाँ पे कार्य करता है। 25 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसका सही थर्ड क्लास लीवर इसमें यूज होता है रैकेट स्पोर्ट्स के अंतर्गत। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, शरीर में उत्तोलक बल का निर्माण करते हैं जो, अब कौन करते हैं वो अपने घर पे बताना है। शरीर में उत्तोलक बल का निर्माण करते हैं जो अवरोध पर विजय होता है, गति कार्य पर निर्माण करता है, बल को परिवर्तित करता है, या किसी वस्तु को किसी स्थान पर फेंकता है। शरीर में उत्तोलक बल का निर्माण करते हैं, बल का निर्माण करने से क्या होता है वो अपने घर पे बताना है। 26 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बल का निर्माण करने से अवरोध पर विजय, यानी कोई भारी वस्तु है उसको हटाने पर, अवरोध को हटाने पर यहाँ पे विजय प्राप्त होती है। बल का निर्माण अगर शरीर में उत्तोलक के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, कौन से उत्तोलक में सामान्यतः बल भुजा है और भार भुजा समान होते हैं। ध्यान रखना है कौन सा उत्तोलक है जिसमें बल भुजा और भार भुजा समान होते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। ये उत्तोलक हो गया, तो ये तो अपनी बल भुजा हो गई
और ये अपनी बाहर भुजा हो गई। कौन सा उत्तोलक होगा जिसमें समान होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 27 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक के अंदर बल भुजा और भार भुजा समान हो सकती है। क्यों? हालांकि समान नहीं भी हो सकती है लेकिन फिर भी समान हो सकती है। क्यों? इसके अंदर एक्स बीच में होता है। अगर एक्स इधर शिफ्ट होता है तो वो असंतुलन होगा, लेकिन संतुलन के लिए एक्स बीच में इसमें होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, किस प्रकार के उत्तोलक में बल भुजा भार भुजा से लंबी होती है? यानी बल भुजा है वो भार भुजा से लंबी होती है। कौन से प्रकार का यहाँ पे उत्तोलक रहेगा? प्रश्न नंबर 28 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड क्लास लीवर है उसके अंदर है वो बल भुजा है वो भार भुजा से यहाँ पे लंबी होती है, वो अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, इनमें से किस उत्तोलक में भार भुजा बल भुजा से लंबी होती है? अब है वो भार भुजा की बात कर रहे हैं अपन, यानी उसके अंदर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, वो यानी बल भुजा से लंबी होती है। कौन सा उत्तोलक हो रहेगा? 29 बताना है। प्रश्न नंबर 29 से आंसर रहेगा दोस्तों थर्ड क्लास लीवर के अंदर ध्यान रखना है वो भार भुजा होती है वो किससे? बल भुजा से लंबी होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, कौन सी श्रेणी का उत्तोलक बल तथा गति दोनों का यांत्रिक लाभ ले सकता है? बल और गति दोनों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसका यहाँ पे यांत्रिक लाभ ले सकता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बल और गति दोनों का यांत्रिक लाभ लेने वाला जो उत्तोलक है वो प्रथम श्रेणी उत्तोलक है, क्योंकि ये संतुलन भी लेता है, बल भी लेता है, गति भी लेता है, ये इसलिए प्रथम श्रेणी उत्तोलक रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। व्यायाम ट्राइसेप कर्ल किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? दोस्तों बाइसेप्स के लिए तो मैंने देखा था, बाइसेप्स के लिए बताया था मैंने, बाइसेप्स है वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे ट्राइसेप्स है, यानी ये अपनी अपरार्म है, अपरार्म में पीछे की जो मांसपेशी पाई जाती है वो ट्राइसेप्स है। तो ट्राइसेप्स कर्ल में कौन सा यहाँ पे उत्तोलक कार्य करता है? 31 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक है, फर्स्ट क्लास लीवर किस में कार्य करता है? ट्राइसेप्स कर्ल के अंदर कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल में उत्तोलक का एक्स बदल जाता है? एक्स बदल जाता है यानी उत्तोलक के अंदर जो एक्स है वो बदल जाएगा। कौन सा यहाँ पे खेल है, गेम्स है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों सीधे सीधे अगर मैं बताऊँ तो आपको पहले ही बताया था मैंने, जितने भी गेम है सब में क्या है, एक्स डाइवर्ट होता रहता है, गेम एक्स बदलता रहता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा, चाहे कोई सा भी गेम हो। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 रहेगा, वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके ऊपर अंग की गतिशीलता होती है तथा बल का निर्माण और भार को गति दी जाती है? यानी अंग की तो गतिशीलता होती है और बल को क्या होता है? निर्माण होता है, और भार को यहाँ पे गति दी जाती है, भार को हटाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर थोड़ी सी समझ में आ रही है तो कौन सा बिंदु है जिस पर अंग की गतिशीलता रहेगी, वो अपने को बताना है 33 में। तो अंग या उत्तोलक किस पे गति करता है? तो फलक्रम यानी एक्स पे मूवमेंट करता है। सीधा सीधा अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो वो मूवमेंट करता है, एक लीवर वो एक्स के ऊपर मूवमेंट करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो लेना किस प्रकार का उत्तोलक है? फ्री थ्रो अपन ले रहे हैं बास्केटबॉल में, तो वो किस प्रकार का उत्तोलक है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 34 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, अगर बास्केटबॉल में अपन फ्री थ्रो ले रहे हैं तो वो प्रथम श्रेणी उत्तोलक के अंतर्गत आएगा, फर्स्ट क्लास लीवर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में एक्स का बल के समीप होने का परिणाम क्या होता है? मान लो प्रथम श्रेणी उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में बीच में क्या आता है? एक्स आता है, एक तरफ बल और एक तरफ भार आता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स है वो बल के समीप चला जाए, यानी ये एक्स है वो इधर की साइड में आ जाए, तो फिर क्या होगा वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे गति में बढ़ोतरी होगी, गति इसमें ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि भार को क्या मिल गया? लंबाई भार को ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में एक्स का भार के समीप होने का क्या फायदा है? इसके उल्टा पूछ लिया दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 का उल्टा पूछ लिया। प्रश्न नंबर 36 में प्रश्न नंबर 35 का उल्टा पूछा है।
उसमें तो क्या है 35 में तो वो तो गति हो रही है, लेकिन अब इसमें उल्टा काम हो गया, यानी एक्स क्या है वो बाहर की तरफ चला गया, इस साइड में एक्स चला गया, ये इधर बल है। तो अब अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा प्रश्न नंबर 36 में, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अधिक बल का निर्माण होगा, अधिक बल अपने को यहाँ पे मिलेगा क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा लगाएंगे और ये बाहर के बिल्कुल पास में क्या है एक्स है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, क्रिकेट में कौशल मूवमेंट आउट एंड ड्राइव में कौन सा उत्तोलक कार्य करता है, यानी कौशल मूवमेंट है एक स्किल से कार्य है अपन, तो आउट एंड ड्राइव है उसमें कौन सा उत्तोलक कार्य करता है 37 बताना है। दोस्तों मैंने बताया था जितने भी ज़्यादातर खेल है खेलों में कौन सा उत्तोलक पाया जाता है, थर्ड क्लास लीवर पाया जाता है, उसमें अपने को लैंग्वेज से ज़्यादा संबंधित ध्यान नहीं देना है, सीधा सीधा यहाँ पे गेम्स एंड शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा उत्तोलक थर्ड क्लास लीवर पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हॉकी स्टिक किस प्रकार का उत्तोलक है। दोस्तों यहाँ पे हॉकी स्टिक है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, ये अपने यहाँ पे बताना है। थोड़ा ऑप्शन आपको दिख भी गया है दोस्तों, हॉकी स्टिक किस प्रकार का उत्तोलक है। तो प्रश्न नंबर 38 में हॉकी स्टिक किस प्रकार का उत्तोलक रहेगा, तो वो थर्ड क्लास श्रेणी तृतीय श्रेणी उत्तोलक रहेगा, क्योंकि जो रैकेट स्पोर्ट्स होते हैं वो सभी में अंदर थर्ड क्लास लीवर यूज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों। बाइसेप्स डंबल कर्ल की बात कर रहे हैं अपन, उसमें किस प्रकार का उत्तोलक होता है। बाइसेप्स की बात कर रहे हैं अपन, ट्राइसेप्स की बात नहीं कर रहे, बाइसेप्स की बात कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार का उत्तोलक रहेगा 39 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर, ध्यान रखना थर्ड क्लास लीवर इसमें बाइसेप्स में पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, प्रतिरोध बिंदु से एक्स तक की भुजा क्या कहलाती है, यानी प्रतिरोध मतलब क्या हो गया बाहर हो गया, बाहर से ध्यान रखना है एक्स तक की भुजा है वो क्या कहलाएगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 14 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रतिरोध से जो बाहर तक की दूरी है, प्रतिरोध से एक्स तक की दूरी बाहर भुजा का निर्माण करती है, बाहर भुजा कहलाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों। एक्स से बल तक की भुजा क्या कहलाती है, यानी एक्स से लेकर बल बिंदु तक की जो भुजा है वो क्या कहलाती है, क्या कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 41 में बताना है एक्स से बल तक की दूरी किसका निर्माण करती है, प्रश्न नंबर 41 और सही आंसर रहेगा बल भुजा का निर्माण करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, हैमस्ट्रिंग कर्ल गतिविधि में कौन सा उत्तोलक होता है। हैमस्ट्रिंग कर्ल की बात कर रहे हैं अपन, उसमें कौन सा यहाँ पे उत्तोलक होता है, हैमस्ट्रिंग कर्ल की बात कर रहे हैं अपन प्रश्न नंबर 42 में। हैमस्ट्रिंग दोस्तों जांग में पीछे की तरफ या जांग होती है उसमें पीछे की तरफ जो मसल्स पाई जाती है, हैमस्ट्रिंग 3 मांसपेशियों का बाइसेप्स फेमोरिस सेमीटेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस 3 मसल्स का यहाँ पे पेयर होती है, जोड़ा होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 और जो सही आंसर रहेगा थर्ड क्लास लीवर, ध्यान रखना थर्ड क्लास लीवर के अंदर हैमस्ट्रिंग कर्ल की उत्तोलक पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों। सिटअप की गतिविधि में कौन सा उत्तोलक होता है, सिटअप की बात कर रहे हैं अपन, सिटअप की गतिविधि में कौन सा उत्तोलक होगा। दोस्तों पुशअप्स की गतिविधि में अपन ने देखा था सेकंड क्लास लीवर था, लेकिन सिटअप की बात कर रहे हैं तो सिटअप के लिए अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है थर्ड क्लास लीवर इसके अंदर पाया जाएगा। सिटअप में थर्ड क्लास और जो पुशअप्स है उसके अंदर सेकंड क्लास लीवर पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है, यानी सेकंड क्लास लीवर है उसका उदाहरण यहाँ पे कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 44 में बताना है सेकंड क्लास लीवर का यहाँ पे उदाहरण कौन सा है। सही आंसर रहेगा दोस्तों जबड़े को खोलना है वो सेकंड क्लास लीवर का उदाहरण रहेगा, जिसे अपन प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 45, थ्रो स्पर्धा में शॉर्ट पुट को अंगुलियों के किनारों से पकड़ना से लाभ है। यहाँ पे बताना है कि थ्रो स्पर्धा है, शॉर्ट पुट है, उसको गोला फेंक है लेकिन उसको अंगुलियों के किनारों से पकड़ रहे हैं, टिप टो से पकड़ रहे हैं, तो उसका लाभ अपने को क्या मिलेगा, शक्ति में, गतिशीलता में, पैराबोला में या उत्तोलक के लाभ में। तो यहाँ पे टिप टो से पकड़ रहे हैं तो वो उत्तोलक का लाभ अपने को यहाँ पे मिलेगा, लीवर का अपने को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अपन ने 65 क्वेश्चन पहले किए थे और यहाँ पे 45 और क्वेश्चन अपन किए, तो इस प्रकार अपन ने टोटल 110 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट के लिए। तो कितना स्कोर कर पाए और क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप मेरे को जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें सभी दोस्त, और मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।